से इस देश में एक मजबूत, निष्पक्ष और दृढ़ लोकपाल कानून बने, उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। लेकिन एक कमजोर और खोखला लोकपाल कानून बने, उसका पूरी शक्ति से विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष जी, हम इस उम्मीद से आज इस सदन में आए हैं कि जो सरकार एक कमजोर कानून लाई है, यह सदन उसको स्वीकार न करे, लेकिन यह सदन आज बिना लोकपाल कानून बनाए हुए वापस भी न जाए और जो विपक्ष के कुछ साथियों ने संशोधन दिए हैं, उन संशोधनों के साथ अगर यह कानून सुधरता है और मजबूत लोकपाल बिल बनता है, तो संशोधनों के साथ उसको पारित करके ये राज्यसभा आज साबित कर दे कि इस देश के चुने हुए प्रतिनिधि भी इस देश के लिए वचनबद्ध हैं कि भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए एक मजबूत कदम बनाने के लिए एक अच्छा कानून वो बनाएंगे। संसद में बहुत ताकत है, राजनीति में ताकत है। देश की नीति, देश के कानून, ये दिशा हम तय करते हैं और इसलिए हमें यह तय करना पड़ेगा कि जब इस कानून को आज हम बनाते हैं और पारित करते हैं, कि हम इतिहास से टकराते हैं या एक नया इतिहास लिखते हैं। बार बार मंत्री जी ने सेंस ऑफ द हाउस का आपने जिक्र किया कि इस देश सदन की भावना क्या है। जो वित्त मंत्री जी ने 27 अगस्त को प्रकट की थी, वो इस सदन की भावना थी, लेकिन इस देश की भी एक भावना है। देयर इज अ सेंस ऑफ दिस नेशन ऑल्सो। और वो भावना जो इस देश की है कि किसी प्रकार से हमारी चुनी हुई सरकार, हमारे सांसद, हमारे दोनों सदन एक मजबूत लोकपाल कानून का निर्माण करें। इतिहास शायद आज हमारी परीक्षा भी ले रहा है कि इस काम में हम खरे उतरते हैं कि नहीं उतरते हैं। अगर हम इस अवसर को खो डालते हैं और एक कमजोर कानून बनाते हैं, तो शायद आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अपने आप में चुनौती बढ़ जाएगी। आज की जो परिस्थिति है अध्यक्ष जी, वो बिल्कुल स्पष्ट है। शासन में और शासन करने वालों में और राजनीति में रहने वाले लोगों के ऊपर जनता का एक आक्षेप लगता है कि आप ईमानदारी के साथ एक मजबूत व्यवस्था नहीं बनाना चाहते जो भ्रष्टाचार को मिटा सके। माननीय मंत्री जी ने कहा कि 1966 में पहली बार यह कानून संसद में लाया गया था, 8 बार लाया गया। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी, जिसके आधार पर यह कानून लाया गया था, वो सन 62-63 की थी। और पिछले 44 वर्षों में, 45 वर्षों में 8 बार यह कानून आया, 1 बार लोकसभा से पारित हुआ और 7 बार यह लगा कि शायद इस कानून को पारित करने में हम इच्छुक नहीं हैं और उसको बार बार लैप्स करते गए। इसलिए हमारी अपनी विश्वसनीयता के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगा है। आज जब हम यहां इकट्ठे हुए हैं, तो देश की वास्तविक स्थिति हम समझ लें, जो सेंस ऑफ द नेशन है। हम राजनीति करते हैं तो राजनीति में जो पॉलिटिकल फंडिंग है, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में वो किस प्रकार से होती है, उसको लेकर बहुत बड़ी शंकाएं हैं। माननीय मंत्री जी ने ठीक जिक्र किया अपनी पार्टी के सम्मेलन का जिक्र करते हुए कि मंत्रियों के पास जो डिस्क्रिशन के अधिकार हैं, शासकों के पास जो हैं, अफसरशाही की जो जवाबदेही कम हुई है। और देश के कई स्थानों पर हम जाकर देख लें, जमीन से जुड़े हुए मुद्दे, माइनिंग से जुड़े हुए मुद्दे, अल्कोहल, लिकर के व्यापार से जुड़े हुए मुद्दे, सरकार के राजस्व के जो विभाग हैं, म्यूनिसिपैलिटीज हैं,
आम आदमी के सामने वहां कितनी हैरेसमेंट है और वहां कितना भ्रष्टाचार है, इसको लेकर एक चिंता है। और यह भी स्वाभाविक है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई करने का जो पूरा एक तंत्र हमने बनाया, जिसको लीगल आर्किटेक्चर अपने आप में कहते हैं, वो अपने आप में बहुत मजबूत नहीं है। कानून हमारे पास है, लेकिन मुकदमे बरसों वर्ष चलते हैं, 30-30, 40-40 वर्ष तक उनके निर्णय नहीं हो पाते। अगर अपील और सुप्रीम कोर्ट तक जाने की पूरी व्यवस्था हम लोग देख लें, जो इन्वेस्टिगेटिव मशीनरीज हैं, जांच करने वाली संस्थाएं हैं, उनके ऊपर सरकार के नियंत्रण रहते हैं, राज्यों में भी रहते हैं, केंद्र में भी रहते हैं। इस परिस्थिति में सुधार क्या लाने हैं, वो क्या आधे अधूरे कानून से आ जाएंगे? Can those be brought by a half-hearted legislation? And I regret to say that this is a half-hearted legislation. और हमें यह भी समझ लेना चाहिए कि अंत में ये जो परीक्षा हमारी है, आज शाम तक जनता उसके ऊपर फैसला करेगी। कौन कमजोर कानून चाहता है और कौन संशोधनों के साथ उसको मजबूत करना चाहता है, यह फैसला होगा और इसके निर्णायक इस देश की जनता होगी। और जो कमजोर कानून चाहते हैं, इस देश की जनता उसको माफ नहीं करने वाली। और मैं ये भी कह दूं कि केवल आपकी और हमारी सरकार की और विपक्ष की यह परीक्षा नहीं होगी, हर विपक्षी दल की भी यह परीक्षा होगी कि क्या आप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से कमजोर कानून बनने में मदद कर रहे हैं या संशोधन लाकर उसको सुधार कर उसको मजबूत करने में मदद कर रहे हैं। और जो आपके सहयोगी हैं, आपके जो सहयोगी हैं, उनकी भी परीक्षा होगी कि क्या वो केवल प्रवचन करना जानते हैं या प्रहार करना भी जानते हैं। आर दे ओनली विलिंग टू प्रोक्लेम और आर दे विलिंग टू स्ट्राइक? प्लीज सरकार की रणनीति क्या थी? सरकार की रणनीति बिल्कुल स्पष्ट थी कि इस पूरी बहस के सामने एक धुंधलापन खड़ा कर दीजिए। वी क्रिएट अ स्मोक स्क्रीन। और वो स्मोक स्क्रीन ये थी कि हम सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से बात कर रहे हैं और एकाएक इन्होंने कह दिया कि हम तो एक ऐसी संस्था चाहते हैं जो लोकपाल की संस्था को संवैधानिक दर्जा दे दे। अब किसी को संवैधानिक दर्जा मिल जाए तो वो अपने आप में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन संवैधानिक दर्जा तो केवल इतना था कि संविधान में एक वाक्य आ जाता कि देयर शैल बी अ लोकपाल कॉन्स्टिट्यूटेड बाय अ लॉ इनैक्टेड बाय पार्लियामेंट, इट्स राइट्स एंड पावर्स एंड अथॉरिटी एंड ज्यूरिसडिक्शन विल बी डिसाइडेड बाय दैट लॉ। आपकी रणनीति क्या थी? दर्जा संविधान का दे दो और जो कानून बनाओ वो खोखला कानून बना दो। यू वॉन्टेड टू क्रिएट अ फोनी लोकपाल एंड क्रिएट अ स्मोक स्क्रीन दैट वी आर गिविंग इट अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। अब एक कानून भी उतना ही लागू हो सकता है, इतना ही जनता के प्रति बाध्य है, न्यायपालिका के पास उतना ही अधिकार है उसको लागू करने का जितना संविधान संशोधन को। केवल इतना अंतर है कि दोनों को बदलने की प्रक्रिया अलग अलग है। आप अधिक दर्जा संविधान में दे दें और कानून खोखला कर दें, और जब पूरा देश आपसे कहे कि इसको मजबूत करने का प्रयास करो, इसके साथ जांच की जो एजेंसीज लगाई हैं उनको मजबूत करने का प्रयास करो, तो आप कहो वो जांच एजेंसियों के ऊपर तो सरकार का नियंत्रण होगा, लोकपाल एक संवैधानिक संस्था होगी,
लेकिन वो संवैधानिक संस्था के पास जांच की एजेंसी का नियंत्रण जब सरकार करेगी तो वो अपने आप में खिलौना बन जाएगा। यू वांटेड टू मेक इट अ टॉय एंड देन गिव से इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। इस देश को ऐसे लोकपाल की तो आवश्यकता थी नहीं, और आपको लगता था कि, और आपके नेताओं ने कहा कि इस प्रकार के खिलौना टाइप का लोकपाल बना देंगे कि जांच एजेंसी ऐसी जिसको सरकार नियंत्रित करे, लेकिन दर्जा संविधान का होगा, यह खेल को बदल देगा। दिस विल बी द गेम चेंजर। गेम्स डोंट चेंज विद सच फोनी इंस्टीट्यूशंस। गेम्स विल चेंज ओनली इफ यू डिड क्रिएट एन इफेक्टिव इंस्टीट्यूशन। और हम लोगों ने जो विरोध किया, राजनीतिक तौर पे विरोध किया, वो विरोध ये नहीं था कि हम संवैधानिक संस्था नहीं चाहते थे। हम आज भी आपको निमंत्रण देते हैं, उसको संवैधानिक संस्था बना दीजिए, लेकिन ये स्पष्ट कर दीजिए कि संवैधानिक संस्था बनाते वक्त आप राज्यों के अधिकार के ऊपर प्रहार नहीं करेंगे। जो विपक्ष का संशोधन था दूसरे सदन में भी, वो केवल ये नहीं था कि हम पूरी आपके संविधान संशोधन को मान्य नहीं करते, वो केवल इतना था, ये कह दीजिए कि केंद्र जो कानून बनाएगा वो संविधान की धारा 252 के तहत कानून होगा। इट विल बी अ लॉ अंडर आर्टिकल 252, और उसको संवैधानिक दर्जा दे दीजिए। और आपने कहा, और मुझे खेद है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है तो हमें संघीय ढांचे की भी चिंता होगी कि क्या होगा उसका। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई और संघीय ढांचे के बीच में कहीं अंतर विरोध नहीं है। देयर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन इन द फाइट अगेंस्ट करप्शन एंड द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंट्री। बोथ कैन एंड बोथ विल कोएग्जिस्ट, and therefore at the cost of fighting corruption one doesn't have to demolish federalism, which is an important aspect of our constitution, a basic structure of this constitution itself. अध्यक्ष जी, इस विधेयक के संबंध में विषय क्या क्या है? जो सरकारी कानून है, मैं इसका विरोध करता हूं, उसके 3 बुनियादी आधार हैं, और जो हमारे सहयोगियों ने, मैंने भी संशोधन दिए हैं। इन बुनियादी गलतियों को सही करने का प्रयास हमने उसमें किया है। वो कौन से इतराज है? पहला यह कि इस कानून में लिखा क्या है आपने, इस कानून की प्रक्रिया क्या है, ये कैसे आगे चलेगा, और उससे आपकी नीयत स्पष्ट होती है। इस कानून में वो पहलू हैं जो अपने आप में अनवर्केबल होंगे, दे बॉर्डर ऑन बीइंग अब्सर्ड। वो किस प्रकार के हैं? अध्यक्ष जी, कानून में लिखा है कि लोकपाल को बनाएगा कौन, इस संस्था को। 5 सदस्य होंगे, जिसमें आपने कह दिया कि 3 सदस्य सरकार के साथ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े होंगे। अब लोकपाल की नियुक्ति में स्पीकर लोकसभा की बहुत आवश्यकता नहीं है। एक कैटेगरी आपने उसमें डाल दी, अ ज्यूरिस्ट नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, और राष्ट्रपति का अर्थ है कि सरकार करेगी। एक प्रधानमंत्री जी होंगे, एक सरकारी वकील होंगे, और स्पीकर लोकसभा संवैधानिक पद है, हम आदर करते हैं, लेकिन सरकार के पक्ष का पद होता है। द वेरी इंस्टीट्यूशन इज क्रिएटेड इन दैट मैनर। तो आपने लोकपाल कौन बनाएगा, यह स्पष्ट है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या उनके नॉमिनी होंगे या नेता प्रतिपक्ष होंगे, लेकिन इसमें बहुमत सरकार का होगा। और जिस प्रकार की नियुक्तियां कई संस्थाओं में आपने की हैं, और केवल आज नहीं की, एक लंबा इतिहास है, और इस इतिहास की कीमत इस देश को अदा करनी पड़ी है। जब 1973 में आपने न्यायपालिका को एक पक्षपातपूर्ण न्यायपालिका बनाने का प्रयास किया था, और आपका यह नारा था कि एक सोशल फिलॉसफी ऑफ जजेस होनी चाहिए, उसका परिणाम इस देश ने भुगता था जब 70 के दशक में यहां तानाशाही आ गई थी, और न्यायपालिका ऐसे निर्णय दे रही थी जो इस देश के लोकतंत्र को समाप्त कर दे। और इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं था कि जो न्यायाधीश उस माहौल के डर के मारे वो निर्णय दे रहे थे
बाद में सार्वजनिक रूप से माफिया मांग रहे थे कि हमने ऐसे निर्णय दिए। दिस इज सर द इफेक्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग इंस्टीट्यूशंस। चुनाव आयोग में कोई कोलिजियम नहीं होता, इसलिए सरकार जिसको चाहे नियुक्त कर सकती है। सीबीसी इस देश में ईमानदारी बनी रहे उसके लिए एक संस्था है, इट्स द इंटीग्रिटी इंस्टीट्यूशन ऑफ दिस कंट्री। उसमें जिस प्रकार की आपने नियुक्ति की तो सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप उसमें करना पड़ा। यह जो परिस्थिति है, इस प्रकार की संस्थाएं बनाना, तो आप एक नई इंस्टीट्यूशन, नई संस्था का निर्माण कर रहे हो और पहला काम करते हो कि 5 में से 3 तो सरकार के होंगे। और जब 5 में से 3 सरकार के होंगे, उनको हटाएगा कौन? मान लीजिए किसी को उसके खिलाफ शिकायत है तो लोकपाल को सुप्रीम कोर्ट हटा सकता है। पर मैं चाहूं अगर शिकायत लेके सुप्रीम कोर्ट जाना, तो मुझे अधिकार नहीं दिया आपके कानून ने। आपका कानून कहता है कि मैं सरकार के पास जाऊंगा और अगर सरकार ठीक समझेगी तो सुप्रीम कोर्ट जाएगी, केवल सरकार के पास जाएगी। अगर मेरा आरोप यह है कि यह लोकपाल सरकार के पक्ष में पक्षपात करता है, ही इज बायस्ड इन फेवर ऑफ द गवर्नमेंट, द बेनिफिशियरी ऑफ द बायस विल फर्स्ट डिसाइड वेदर आई हैव अ राइट टू मेक दैट एलिगेशन और नॉट। You will appoint the लोकपाल, you will control the removal procedure, और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार नहीं है उसको सस्पेंड करने का, वो सरकार के पास अधिकार है। ये मैंने पहली बार सुना है कि मान लीजिए आपकी सरकार के 2 मंत्रियों के खिलाफ लोकपाल में मामला चलता है एंड द न्यूज इज टाइटनिंग, तो आपके पास अधिकार है उनको सस्पेंड करने का, लोकपाल को। ऐसा लोकपाल बना रहे हैं कि जिसके सर पे तलवार लटका रहे हैं कि सरकार के खिलाफ जाओगे तो तुम्हें हटाने का, सस्पेंड करने का अधिकार सरकार के पास है। और सस्पेंशन सही है कि गलत है, 3 साल लगेंगे सुप्रीम कोर्ट में फैसला होने में, तब तक आपके मंत्री बच जाएंगे। यू आर क्रिएटिंग एन इंस्टीट्यूशन वेयर यू कंट्रोल द अपॉइंटमेंट मैकेनिज्म, वेयर यू कंट्रोल द रिमूवल मैकेनिज्म। Change this procedure immediately and we will support the section. We'll support the appointment of the Lokpal procedure, but we cannot be disloyal to our commitment to create an integrity institution by creating an institution where the government controls the appointment, the government controls the removal. केवल इतना नहीं, आप इससे आगे आ जाइए। इस कानून के तहत जांच कैसे होगी? और इसमें कोई विचारधारा का विषय नहीं है, दिस इज नॉट एन आइडियोलॉजिकल सब्जेक्ट। मैंने इतना बड़ा विचित्र कानून, और कोई कानूनविद आपको नहीं कहेगा देश में या दुनिया में कि ऐसी व्यवस्था कहीं बनी है। और जो व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री जी यहां मौजूद हैं, इस कानून में आपने बनाई है, वो व्यवस्था यह है कि उसके तहत कभी जांच संभव हो ही नहीं पाएगी। दुनिया में कभी ऐसा नहीं बताया। आप इसकी पूरी व्यवस्था समझिए। जांच की व्यवस्था आपने दी है कि लोकपाल के पास शिकायत आएगी, लोकपाल एक प्राइमा फेसी व्यू लेगा कि शिकायत में कुछ वजन है कि नहीं है, वो उसको अपने इंक्वायरी विंग को दे देगा, वहां प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होगी, वहां से वो चली जाएगी। अगर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में कुछ निकला तो सीबीसी के पास, सीबीसी फिर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेगा, ग्रुप ए ग्रुप बी के मुलाजिमों की तो जांच करके लोकपाल को दे देगा और सी और डी की जांच करके अपने पास रख लेगा। मैं इस विषय में बाद में आता हूं। जब लोकपाल के पास वापस सीबीसी कहेगा कि कुछ है इसमें, तो अब लोकपाल तय करेगा कि किसी जांच एजेंसी को दिया जाए कि ना दिया जाए। भ्रष्ट अधिकारी के पास जहां पैसा पड़ा होगा, जहां साधन होंगे, उसको छिपाने का समय मिलता रहेगा और आपकी जांच की प्रक्रिया घूमती रहेगी। अब जब लोकपाल के पास आएगी तो लोकपाल तय करेगा ये सीबीआई को या किसी जांच एजेंसी को दी जाए कि ना दी जाए। अब ये इंक्वायरी से इन्वेस्टिगेशन बनेगी।
इन्वेस्टिगेशन में जाने से पहले जो सरकारी कर्मचारी होगा उसको नोटिस जाएगा, सुनवाई होगी कि क्यों ना तुझे इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा जाए। क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में जो भ्रष्ट अधिकारी होता है, जो अक्यूज होता है, उसकी अदालत में सुनवाई होती है, लेकिन जांच के दौरान उसका इंटेरोगेशन होता है, उस पर छापा पड़ता है, रेड होता है। उसको बुलाकर नहीं कहा जाता तेरे खिलाफ ये मटीरियल है। ही इज नेवर टोल्ड दिस इज द सब्सटेंस अगेंस्ट यू, दिस इज द मटीरियल कलेक्टेड इन द इंक्वायरी, प्लीज गो एंड वाइप आउट द फुटस्टेप्स दैट यू हैव क्रिएटेड ऑफ दिस क्राइम। अब मामला सीबीआई के पास जाएगा। सीबीआई जांच करने के बाद तय करती है कि इस पर चार्जशीट फाइल होगी। यह पहली बार मैंने पूरी दुनिया में कानून देखा है, भारत में नहीं, जहां जांच एजेंसी कोर्ट में जाकर चार्जशीट नहीं फाइल कर सकती। आज तक मैंने जितना भी, यहां श्री राम जेठमलानी, कपिल जी यहां पर हैं, दे आर लॉयर्स हु नो दिस ब्रांच विद more than most people in this country do. The principle, sir, which I have learned so far is, in the investigation of the investigative agency, nobody can interfere, neither Lokpal nor the government. In fact, the principle which our courts have accepted from English jurisprudence, and a sound principle, that neither the government, in England they said neither the crown, nor a minister of the crown, nor the commissioner of police can tell the investigating agency whom to investigate, whom to charge sheet, whom not to do. किस पे मुकदमा चले, किस पे ना चले, ये उस जांच अधिकारी का अधिकार होता है। अब वो इन्वेस्टिगेट करने के बाद इस चार्जशीट को वापस लोकपाल को सौंप देगा। अब कितने कदम घूम ली ये फाइल इन्वेस्टिगेशन की। अब लोकपाल तय करेगा कि ये इन्वेस्टिगेशन ठीक है कि गलत है, और तय करने के बाद, उसमें बदला बदली करने के बाद मुकदमा लोकपाल चलाएगा। तो रेलवे के एक गैंगमैन के खिलाफ मुकदमा चलेगा तो सीबीआई न चलाकर उसकी प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी लोकपाल होगी, जिसमें 4 सुप्रीम कोर्ट के जज बैठे होंगे पुराने, उनमें से एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा। मैंने टेलीविजन पर सुना कि किसी ने कहा कि यह क्रिमिनल लॉ का कानून बना रहे थे कि जलेबी बना रहे थे, कि इन्वेस्टिगेशन एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमती जाए, और घूमते घूमते 7वें और 8वें कदम के बाद 2-3 चक्कर लगाकर वो फिर न्यायपालिका में पहुंचे। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस आर नेवर डन बाय सच अ राउंड रॉबिन। दैट्स द मैकेनिज्म यू हैव क्रिएटेड। I have not the least doubt, sir, whoever created or conceived this mechanism is completely alien to the concept of how criminal law investigations are done and to criminal jurisprudence. अब इसमें कोई विचारधारा का टकराव नहीं है, यह कोई प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है। Why are you creating an impossible mechanism? And everybody except those wise men in the government are saying it's an unworkable mechanism. I read in the newspapers the CBI says it is an unworkable mechanism. Shri Anna Hazare's colleagues say it's an unworkable mechanism. All of us are saying it's an unworkable mechanism. But there is some sense of prestige that you have, that we want to create an unworkable mechanism because I have said so. I think, sir, this requires a serious change. इसमें कोई प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं है, सरकार की कोई राजनीतिक हार या जीत का प्रश्न नहीं है। यह जो आपने व्यवस्था बनाई है, इस व्यवस्था में कभी जांच हो नहीं सकती, ऐसा कानून आप लाना चाहते हैं। अब सीबीआई इस देश की प्रमुख जांच एजेंसी है। अब 20 सालों से आरोप लग रहे हैं कि जो सरकार ताकत में होती है, अधिकार में, सत्ता में होती है, वो सीबीआई का नियंत्रण स्वयं कर लेती है। It starts manipulating the investigations. ये आरोप लगता रहा है, इसमें तथ्य भी है, इसमें बहुत सबूत भी सामने आते हैं। इसलिए सीबीआई को निष्पक्ष करना, और अगर विपक्ष की ये सारी संशोधन है कि इस जांच प्रक्रिया को कुछ रैशनलाइज कीजिए, इसको सही कीजिए, और सीबीआई को एक निष्पक्ष संस्था के रूप में बनाइए,
उसमें क्या संशोधन है हमारा? जो डायरेक्टर की नियुक्ति है और उसके डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन की नियुक्ति है, वो आपने मान लिया प्रधानमंत्री नेता प्रतिपक्ष करेंगे। हमारा इतना ही सुझाव है कि उसमें तीसरा सदस्य चेयरमैन लोकपाल हो। कई ऐसी नियुक्तियां हैं जिसमें लोकपाल की नियुक्ति में चीफ जस्टिस और उनके नॉमिनी की आवश्यकता है, लेकिन पुलिस अधिकारी के चयन में तो चीफ जस्टिस की आवश्यकता नहीं है। अगर नियुक्ति गलत होती है वो तो याचिकाएं सुनेंगे उसके खिलाफ, तो उनको इसमें क्या इन्वॉल्व करते हैं, क्या इसमें शामिल करते हैं? तीसरा सदस्य कायदे से चेयरमैन लोकपाल होना चाहिए। अगर हम इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग चाहते हैं, अच्छी संस्था चाहते हैं, तो उसको वो आदर भी मिले, उसको वो अधिकार भी मिले। जब लोकपाल किसी मामले को सीबीआई को दे दे तो मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, ना लोकपाल को ना केंद्रीय सरकार को उसमें दखलंदाजी करने का अधिकार है। द इन्वेस्टिगेटिव फंक्शंस विल हैव टू बी परफॉर्म्ड इंडिपेंडेंटली। सीबीआई के भीतर जो उसका डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन है, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, एक आर्म्स लेंथ डिस्टेंस हो, प्रोफेशनल हो, उसकी नियुक्ति भी उसी मैकेनिज्म से हो, प्रोसिक्यूटर्स की नियुक्ति वो करे। आज अध्यक्ष जी हम जानते हैं, मैं भी उस मंत्रालय में रहा हूं, आज क्या प्रक्रिया है कि सरकारी वकीलों को बनाने की प्रक्रिया, जो सरकार आई अपने आदमियों को वकील बना दिया। कम से कम सीबीआई के मामलों में तो इससे मुक्ति ले ले, एक प्रोफेशनल डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन बनाकर, और केवल इतना कि वो किसके अधीन रहेगी, किसका नियंत्रण होगी, जो लोकपाल केस उनको भेज रहा है नियंत्रण के लिए, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल कंट्रोल उस संस्था के लोकपाल के पास रहे। जो अधिकारी, जैसे आपने अपने पास लोकपाल को सस्पेंड करने का अधिकार रख लिया सरकार ने, तो जो सीबीआई का अधिकारी अगर जांच कर रहा है और आपको कठिनाई में डाल रहा है, तो उसको बदलने का अधिकार कम से कम आपके पास ना हो। ट्रांसफर्स, पोस्टिंग्स, मैनेजमेंट ऑफ देयर फाइनेंशियल मैनुअल, ये विषय ऐसे हैं जो लोकपाल के पास चले जाएं, और ये उन मामलों के संबंध में चले जाएं जिन मामलों लोकपाल ने आपको दिए हैं। अब इसको स्वीकार करने में सरकार की कठिनाई क्या है? अब आप इस कानून में और आगे आइए, कैसे बनाया आपने? इस कानून में एक धारा है सेक्शन 14(1)H। 14(1)H, अभी तक आप ये कहते रहे कि 65 लाख कर्मचारी है सी और डी का, वो कैसे लोकपाल के अधीन आएगा, काम का बोझ इतना बढ़ जाएगा। 14(1)H क्या कहता है कि कोई भी पदाधिकारी या अधिकारी अगर किसी प्राइवेट सोसाइटी के साथ संबंधित है, किसी ट्रस्ट के साथ संबंधित है, वो संस्था रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, सरकार से 1 रुपया नहीं लेती है, जिसके कर्मचारी अधिकारी कोई पब्लिक सर्वेंट नहीं है, वो निजी क्षेत्र में अपना काम करती है, वो सारे के सारे अब लोकपाल के अधीन आ जाएंगे। We in politics have to be big-hearted. I have not the least doubt that this provision has been introduced to teach the civil society a lesson. It's a revenge provision. It's a revenge provision. कि आप लोग सरकार के खिलाफ बोलते हो, आप लोग सरकार के खिलाफ बोलते हो, आप लोग सरकार के खिलाफ बोलते हो, लेकिन उस प्रक्रिया में आपने क्या किया? डॉक्टर करण सिंह बैठे हैं, इनके बहुत ट्रस्ट हैं। आज आपने कहा कि रिटायरिंग मेंबर हैं, हम उम्मीद करते हैं वापस आएंगे, लेकिन कहीं रिटायर हो गए और पब्लिक सर्वेंट ना रहे, लेकिन उन ट्रस्ट की वजह से आप पब्लिक सर्वेंट बन जाओगे, आपके ऊपर लोकपाल आ जाएगा। कोई व्यक्ति एनजीओ चलाता है, कोई मंदिर चलाता है, कोई मदरसा चलाता है, कोई गुरुद्वारा चलाता है, कोई रोटरी क्लब चलाता है, सरकार तय कर देगी अगर चंदा इकट्ठा करके अपनी संस्था चलाता है तो वो सारे के सारे लोकपाल के अधीन आ जाएंगे। अब प्रश्न उठा, ये सारे के सारे लोग जो ना सरकार ने नियुक्त किए हैं, ना सरकार से पैसा लेते हैं, इनमें से तो कोई पब्लिक सर्वेंट नहीं है। अध्यक्ष जी, सजा देने वाला जो प्रावधान है वो तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और इंडियन पीनल कोड है।
उसके तहत तो पब्लिक सर्वेंट होना जरूरी है। सब्सटैंटिव लॉ पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ है। लोकपाल जो एक प्रोसीजरल कानून है, उसमें आपने लिख दिया कि एनजीओज और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस जो डोनेशंस लेती हैं वो भी अब पब्लिक सर्वेंट माने जाएंगे। ये प्रोसीजरल लॉ में लिख दिया। इसलिए नहीं, अध्यक्ष जी, मेरे कुछ मित्रों ने कहा क्यों नहीं। हम लोकतंत्र हैं, एक स्वतंत्र समाज है। What we are trying to do is to create a government controlled authority, a government appointed authority, make it so intrusive that it will enter every area of even private life, not merely the government structures. आप इसमें इस देश को अगर एक कंट्रोल्ड रिजीम बनाना चाहते हैं और इस देश के लोकतंत्र को आधा अधूरा करना चाहते हैं, तो आप ये मत सोचिए कि कम से कम इस सदन के सदस्य उसमें शामिल होकर अधिक सदस्य आपकी मदद करने वाले हैं। यह एक ऐसा प्रावधान है। क्या आपका यह कहना है कि निजी क्षेत्रों में करप्शन नहीं है, और जो करप्शन निजी क्षेत्रों में है, निजी संस्थाओं में है, क्या उसके ऊपर अंकुश लगाने का प्रावधान नहीं होना चाहिए? आप प्लीज निजी क्षेत्रों में भी है और कानून भी हैं, और पीनल कोड में कानून भी हैं। प्लीज कानून तो 36 है। प्लीज फिर ये लोकपाल क्यों? प्रिवेंशन, कानून तो इसके लिए भी है। बैठ जाइए प्लीज। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट आपको पब्लिक सर्वेंट या उसके साथ षड्यंत्र करने वाले के खिलाफ अनुमति देता है, निजी क्षेत्र के संबंध में नहीं देता। आप उस एक्ट को बदलिए। वो एक्ट फिर कांग्रेस पार्टी पे भी लागू होगा, जब निजी क्षेत्र पे लागू होगा, और फिर वो जितने ट्रस्ट होगा। अध्यक्ष जी, भाई प्लीज कुछ लगना चाहिए। प्लीज बैठ जाइए आप। अध्यक्ष जी, फिर अध्यक्ष जी, फाउंडेशन पे भी होगा। प्लीज इसमें अनावश्यक प्रावधान, सेक्शन 55, क्लॉज 55, एक तरफ आप भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून बना रहे हैं और फिर कहते हैं कि जिस किसी व्यक्ति के खिलाफ लोकपाल मुकदमा चलाएगा उसको लीगल एड देना यह लोकपाल का दायित्व होगा। Why must you shed crocodile tears for the corrupt? Your law says, section 55 as you have drafted, let there be, if there is some poor person, there are legal aid programs. इस कानून में कह दिया कि भ्रष्टाचार के लिए जो पकड़ा जाएगा उसकी संपत्ति आप अटैच कर रहे हैं, उसके साधनों को आप पकड़ रहे हैं, उसने जो रिश्वत ली है उसको रोक रहे हैं, और उसको लीगल एड दी जाए, इसका आप प्रावधान इस कानून में कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, प्लीज कंटिन्यू। अध्यक्ष जी, ये बहुत अच्छा विषय रखा गया है अभी कि हम लोग 6 वर्ष सरकार में थे, हमने नहीं किया। 98 और 2001। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार में अगर किसी मंत्री के माध्यम से 1,76,000 करोड़ लूट लिया जाता तो हम 6 दिन में ऐसा काम किया। अध्यक्ष जी, प्लीज resume your places. Allow the अध्यक्ष जी, प्लीज मैं एक just 1 minute please. इस कानून
कानून को अगर आप देखें, Please, what is the substance of this law? The substance of this law is you want to control appointments, you want to control mechanisms, removal mechanisms. You have created an impossible methodology of investigation. You have kept an investigative agency. You want government control to continue on it, so as the Lokpal as an institution becomes a toy itself, because its investigative mechanism can be influenced by the state, and you want to use that Lokpal, whose credibility will be vulnerable, to intrude into every area of civil society, from temples and mosques and gurdwaras to schools to Rotary Club to civil society. And you want us to support this law. This, according to you, is a strong law. मेरा इतना आग्रह है अध्यक्ष जी कि इस कानून को जो संशोधन विपक्ष ने दिए हैं, इन सब विषयों को वो दुरुस्त और सही करता है। मेरा दूसरा इतराज इस कानून पे अध्यक्ष जी ये है कि सरकार जानबूझकर ऐसा कानून लाई है जिसके संवैधानिक दृष्टि से जिसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगे हैं। द गवर्नमेंट हैज consciously brought a law which is constitutionally vulnerable. On this issue, sir, I've been hearing the debate and what the government spokespersons and ministers have been saying. But before I deal with it, I'd like to read an important extract from a debate which took place in this House on the 27th of August this year. That's the time when Shri Anna Hazare was on his fast. The Honorable Finance Minister had initiated a discussion with regard to the general features which should be there in the Lokpal bill, and this was followed by the sense of the House resolution. In that debate, when I was speaking, the minister, and with full bona fides, asked me to yield and ask the question. And this is the question Shri Pranab Mukherjee asked me. I would like it to be clarified by Shri Arun Jaitley whether we can make a central law which will have its overbearing effect on the state, or whether we can make a model law which the state may accept or may not accept. But here I entirely agree with you, that he's agreeing with me, that Lokayukt or Lokpal will have to be established by laws made by the legislature, in the case of center by parliament, in the case of state by state assemblies. So Pranab Babu's views were very clear. My utmost respect for him is not unknown. He's probably the senior-most member of parliament in both houses. And fortunately for us, he's not a lawyer, so he can't argue on both sides. While asking the question, he squarely asked me, but here I entirely agree with you that Lokayukt or Lokpal will have to be established by laws made by the legislature, in case of center by parliament, in the case of state by the state assemblies. Sir, I did not read what I said. I'll paraphrase it again, and that's my case. We have a written constitution. In the written constitution, which has a federal structure, we have divided the jurisdictions of the center and the states. दोनों के अधिकार क्षेत्र अलग अलग हैं. In the 7th schedule, you have the central list, list 1, you have the state list, list 2, and you have the concurrent list. In the concurrent list, the center gets its primacy. These lists, particularly the power of the center and the state, are very strictly demarcated. They are different cabins. If these are not different cabins with no gray areas, the center and the states will keep snatching each other's powers.
केंद्रीय सूची के जो अधिकार हैं वो केवल केंद्र के हैं, राज्य सूची के जो हैं केवल राज्य के हैं। इसमें कोई ऐसा एरिया नहीं है कंकरेंट लिस्ट को छोड़कर जिसमें ओवरलैपिंग हो। ओवरलैपिंग होगी और केंद्र और राज्य का झगड़ा चलेगा। ओवरलैपिंग होगी तो छीना झपटी होगी। संविधान इसकी अनुमति नहीं देता। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट्समैनशिप रिक्वायर्स, and I'm sure the Prime Minister and the Finance Minister have a lot of it. Please don't create an area where you are laying for the first time a precedent in the Parliament by creating a grey area. Let us assume the center also may have the power, the state may also have the power. That can happen only in the concurrent list. In the center list and the state list, that cannot happen. Your Lokayukt Act bill, the Lokayukt part of the bill, has two jurisdictions. And what Mr. Narayan Swamy stated now and what has been said in the other house is based on an incomplete reading of the Constitution. Clause 81 of your Lokayukt bill clearly says that Lokayukt has two jurisdictions. One is the criminal law jurisdiction to punish a delinquent public servant. The second is the power to take disciplinary action against him. ये जितनी दल और क्षेत्रीय दल विशेष रूप से इतराज कर रहे हैं वो इस वजह से कर रहे हैं कि जब आपसे कहा जाता है कि राज्य सूची में इन द स्टेट लिस्ट देयर इज एंट्री 41. Entry 41 says the power to deal with services of the state belongs to the state. Center's jurisdiction in that regard is zero. There is no gray area. You can't touch an official of the state. And this law of Lokayukt you have framed, clause 81, clearly says there will be a power to prosecute, there will be a power to take disciplinary action. The power to prosecute, and in the other house Mr. Sibbal was right, is in the concurrent list. List 3, the concurrent list, entry 1, 2 and 11A deal with criminal law powers. And that's what I told, answered through you, sir, Mr. Pranab Mukherjee, when he put that question to me. कि जहां तक क्रिमिनल लॉ है उसमें कंकरेंट लिस्ट की पहली, दूसरी और 11A धारा जो है वो आपको अधिकार दे सकती है, लेकिन दूसरी कार्रवाई जो आप करना चाहते हो वो उस पर निर्भर नहीं करती. डिसिप्लिनरी एक्शन इज नॉट एन इंसिडेंटल एंट्री पावर, इट्स अ सब्सटेंटिव पावर. नाउ लुक एट द इफेक्ट इफ द सेंटर सेज आई अज्यूम माई सेल्फ द पावर under some constitutional entry of proceeding against services of the state. Then the Trinamool Congress is right. The right to proceed by framing a law or taking executive action against the Chief Secretary of Bengal or other PCS officers or public civil service officers of Bengal will vest in the center and not in the Trinamool Congress government. So too for every state. Why are you creating a constitutional havoc? You want to create a system by which disciplinary action against officers of the state will take place by a central law. It can only take place by a state legislation, and mind you, executive power is coterminous with legislative power. So where you have the legislative power, you also have the executive power. So if you assume to yourself the legislative power to deal with services of the state, you alone have the executive power, the state governments will be helpless. They won't be able to run their governments. वो अपनी सरकारें नहीं चला पाएंगे क्योंकि उनके साथ डील करने का अधिकार आपके पास होगा. अब इसका आपने तरीका, अब हम जानना चाहते थे आरंभ से कि आप किस प्रावधान के तहत राज्यों का कानून ला रहे हो. मैं इससे सहमत हूं और हमें कहने में कोई दिक्कत नहीं है और शायद अधिकतर विपक्षी दलों को कोई समस्या नहीं है. आप धारा 252 में कानून लाइए, उसकी प्रक्रिया है. 2 राज्यों से आप प्रस्ताव पारित करवाइए, उन 2 राज्यों पे यह कानून लागू हो जाएगा और बाकी राज्य जो प्रस्ताव पारित करते रहेंगे उन पे यह कानून लागू हो जाएगा. द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स सच अ फैसिलिटी
It's a great document. Get a prior resolution by 2 states. That resolution will be applicable to those 2 states, and that law will be applicable. Parliament will make a law, and then it will apply to every state which makes that law. The option provision, and I am going to repeat it, please underline this. The option provision is available only under Article 252 and no other article. What you are trying to do is, you have 2 arguments. Your argument and the HRD minister's argument, the finance minister's argument and the HRD minister's argument is, the first argument is, I have the power under list 3 entry 1, 2 and 11A. No, you only have the criminal law power, you don't have the disciplinary action power. The answer is very clear, that's wrong. Then Mr. Narayan Swamy steps in and says, it's under Article 253 that I have the power. We have the UN Convention Against Corruption. I have the power under that. मैं स्वीकार करता हूं कि 253 में केंद्र कानून बना सकता है, राज्य सूची के विषयों पे भी बना सकता है, और वो कानून पूरे देश में लागू होंगे, इसीलिए शायद जम्मू कश्मीर पे भी लागू हो रहा है. वो कहता है notwithstanding anything contained in the constitution, so notwithstanding article 370 it will apply to Jammu and Kashmir. लेकिन क्या ये जो कानून है, ये आप ईमानदारी से कह रहे हैं 253 में है? You will under Article 253, sir, the language is clear. You will implement the decisions taken in that convention. अब वो कन्वेंशन कहता है कि भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए एक मैकेनिज्म बनाइए. आप प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का मैकेनिज्म बना सकते हैं, आप कोई और व्यवस्था खड़ी कर सकते हैं, लेकिन कन्वेंशन कहीं नहीं कहता कि आपके संविधान में जो व्यवस्था है कि राज्य क्या करेंगे और केंद्र क्या करेगा, कन्वेंशन के तहत उस व्यवस्था को तोड़ दीजिए. क्या अध्यक्ष जी उस कन्वेंशन में यह लिखा है कि केवल राज्यों का कानून केंद्र बनाएगा और उस कानून के तहत जो लोकायुक्त बनेंगे उनकी धर्म और जात क्या होगी? Does the UN Convention Against Corruption tell us what will be the caste and religion of the lokayukts which are appointed in the states? आप उस कन्वेंशन से पावर ले रहे हैं, उस कन्वेंशन में तो लोकपाल और लोकायुक्त का जिक्र भी नहीं है, और राज्यों के अधिकारों को एकदम कुचलते जा रहे हैं. और जब आपको लगा कि सारे दल इकट्ठे हो गए हैं इस विषय पे, तो यू हैव क्रिएटेड नाउ अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन. दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम I am seeing that a new constitution being created. I had heard of the word cocktail in some other context. But this government is now trying to make a constitutional cocktail. And the constitutional cocktail is कि 253 में कानून बना लो और ये कहते रहो कि मेरे पास तो पहली कंकरेंट लिस्ट में पावर भी है और ऑप्शन 252 की दे दो. If the law is under 253, there is no provision for an option. और आपने क्या कानून बनाया? Just look at your law. Are you creating a 253 की कल्पना इसलिए की गई थी कि स्वतंत्रता के बाद अपने पड़ोसी देशों के साथ कई प्रकार के विषय आते थे, विशेष रूप से सीमा की समस्याएं आती थी. Boundary disputes used to come. So when you resolve those boundary disputes, the state should not say anything that my land is going away. So most of the earlier laws under 253 were because of those international covenants. Then there was the WTO, which was questioned on this ground, and we felt that, well, the government has entered into an international covenant. That was a rare case. But are you setting a good constitutional precedent by saying, first, under 253, we must enact a law which will dismantle the entire authority of the states in dealing with their own services?
The authority to deal with state services can only be with the state legislature. The executive power can only be with the state government. The central government is a usurper. The central government is an interloper. They cannot interfere in that. और इसलिए सभी क्षेत्रीय दल इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि क्षेत्रीय राज्य सरकारों के अधिकार हों, उनकी इस पे मजबूत एक भावना रहती है। और अब आपने एक कॉकटेल ये बना दिया, 253 तो ये अनुमति नहीं देता, और अगर अधिकार केंद्र का है तब भी ये प्रावधान नहीं है कि केंद्र कानून बनाएगा, जो राज्य चाहे ले ले ना ले। ये सुविधा केवल 252 में है, 253 में नहीं है। तो आपने 253 का कानून बनाकर 252 की ऑप्शन दे दो, चलिए कॉकटेल हो जाएगा। अभी तक तो हमारे साथी तृणमूल वाले मान जाएंगे। इफ एनीबडी वाज टू गो टू कोर्ट and say under Article 253, where do you get this provision of 63(5)? Please read 64. I'm sorry, sir. 64(5). 64(5) इसमें डाल दिया। वो कहता है जब तक ये कानून राज्यों पे लागू नहीं होगा और स्टेट लेजिस्लेचर नहीं बनाएंगे, तब तक राज्य अपना कानून चला सकते हैं। इट्स अ ट्रांजिशन प्रोविजन। बट इफ यू हैव द अथॉरिटी अंडर 253, if you have the authority under concurrent list, then the states don't have the authority. Did Mr. Sibal realize when he espoused this argument, the center has the original power to appoint lokayukts. That means the 18 lokayukts appointed in 18 states are all ultra vires the constitution. Because if you had the power, the states never had the power. That's the logical conclusion of this absurdity. Therefore, sir, you are making a law which is constitutionally vulnerable. But we are committed to making a law. And the correct constitutional course is you must follow the correct route to achieve the correct destination, get a resolution from the two states, frame a proper law, make it optional for those states which want to accept it or have a similar law, and then come up and amend the constitution again. And if you want the states not to bypass this provision of not having a law, put it in the constitution. There shall be a Lokpal in the center, there shall be a Lokayukt in the states, created either under Article 252 or by the state legislature. We agree to it immediately. Sir, Please. आप प्लीज अध्यक्ष जी बैठ जाइए प्लीज। मिस्टर राजपाल, प्लीज resume your place. No, please. भाई बैठ जाइए आप। मिस्टर राजपाल, प्लीज अध्यक्ष जी प्लीज कंटिन्यू। अध्यक्ष जी प्लीज मिस्टर राजपाल, डोंट प्लीज। अध्यक्ष जी प्लीज मैं तो बैठ जाता हूं। मिस्टर राजपाल, प्लीज resume your place. Please don't. He has not conceded. Please resume your place. Please. अध्यक्ष जी Please अध्यक्ष जी continue. अध्यक्ष जी Please. अध्यक्ष जी ये अच्छी बात है, ये प्रश्न पूछा गया। इस प्रश्न का जवाब सबको संतुष्ट करना चाहिए कि उसकी नियुक्ति की प्रक्रिया अपने आप में अच्छी प्रक्रिया होनी चाहिए। कोई एक व्यक्ति या एक पद उसका नियंत्रण न कर पाए। जिस राज्य का उदाहरण दिया, जब सबकी सिफारिशों के साथ नेता प्रतिपक्ष की सिफारिश के बाद, चीफ जस्टिस की सिफारिश के बाद राज्य सरकार नाम भेजती है, तो 4 वर्ष तक राज्यपाल उसको नोटिफाई नहीं करता। तो ऐसा इंटरप्शन मत करिए जिसमें बहुत उत्तर देने पड़ेंगे। दूसरे दौर में
दूसरे दौर में नाम भेजे जाते हैं तो पता चलता है कि बिना मुख्यमंत्री की सिफारिश के राज्यपाल ने नियुक्ति कर दी। Let's not deviate from the subject. भाई बैठ जाइए आप लोग। अध्यक्ष जी, Please don't disturb the discussion. अध्यक्ष जी, कभी वहाँ पढ़ाइए बैठने के लिए, आप कहाँ क्या बैठना है? अध्यक्ष जी, भाई, अध्यक्ष जी, please resume your place. बैठ जाइए आप, बैठ जाइए। अध्यक्ष, Mr. Chairman, Please resume your place. the manner in which the Raj Bhavan subverted the appointment for years is itself a good case why we must have an institutional mechanism not controlled by a government. Adhyaksh ji, most of us conceptually and ideologically have been supporters of social justice and affirmative action. आरक्षण हो उसके हम समर्थक हैं, और जब मैं ये कहता हूं कि आप ऐसा कानून ला रहे हैं जो संवैधानिक दृष्टि से जिसमें आपत्ति हो सकती है, अब आपने कहा कि लोकपाल 9 लोगों का बनेगा, उसमें आरक्षण होगा नॉट लेस देन 50%। अब सुप्रीम कोर्ट ने 50% की कैप लगाई है और नॉट लेस आप 50 कह दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। नॉट लेस देन 50 इसलिए कहा कि 5 होंगे तो एकाएक उसको चुनौती दे दी जाएगी। द लीगल फ्रेजियोलॉजी ऑफ दैट क्लॉज नॉट लेस देन 50% is designed to make it at least 5 out of 9 so that it becomes constitutionally vulnerable. I am being forced to enact a law, but I'll enact a law where some friendly person will move the court and have these provisions state. Why do you go in for extra constitutional reservations? Go in for reservations which are in accordance with the Constitution. We have no difficulty. All these are designed to make this law vulnerable to a constitutional challenge. Sir, my third ground, sir, is that we had a sense of a House resolution. उस sense of the House resolution में हमने स्पष्ट रूप से ये कहा, और ये राजनीतिक तर्क है, इस सदन की और दूसरे सदन की विश्वसनीयता का प्रश्न है, कि हम प्रावधान बनाएंगे जिसमें C&D को, कर्मचारियों को लोकपाल के तहत रखेंगे, जिसमें हम सिटीजन चार्टर को लोकपाल के तहत रखेंगे। अब the language is very clear. Let me read that language. The language is of the finance minister's statement. This House agrees in principle on citizens charter and lower bureaucracy to be brought under the Lokpal through an appropriate mechanism. अब मैकेनिज्म की फ्लेक्सिबिलिटी, मैकेनिज्म का लचीलापन आपके पास है, लेकिन अंडर द लोकपाल का कोई लचीलापन नहीं है। आपने सेंस ऑफ द हाउस में स्पष्ट रूप से कह दिया। अब आप C&D के संबंध में अप्रोप्रिएट मैकेनिज्म सोच सकते हैं। यू कैन से द लोकपाल विल डील विद इट अंडर हिज सुपरविजन, ही कैन डील विद इट और अ डेलीगेट ही कैन डील विद इट। बट व्हाई डू यू वांट टू से that it will go outside the purview of Lokpal when it goes to another agency? Why should citizens charter clauses not have come as a part of this law itself? You have committed to put it under the Lokpal. So too with regard to Lokayukt, when we made a commitment in this, we have to enact, but it has to be done constitutionally in the correct manner. And the correct manner, sir, is that we create an institution which is constitutionally permissible. We can't encroach into the rights of the states and say we are violating those rights, but we are giving a power to the state to reject a central law. If center has jurisdiction, no state can conceivably reject that law. And if center has no jurisdiction, you can't usurp into the authority of the states. Sir, we are creating a new institution. Institution building, sir, is a very challenging task. This will be the
primary integrity institution in this country. Are we going to subvert this institution even before it is formed? The manner in which you have brought this law, you want to subvert this institution even before it was formed. You want to kill the Lokpal while it's still in the womb. We need to create a powerful and an independent Lokpal. You want to create a subservient Lokpal. An effective Lokpal needs an independent investigative agency, that's the CBI, or any other agency. You want a pliable agency so that the Lokpal becomes a rudderless institution. The Prime Minister said that there was some conflict between, it indicated in fact, between fighting corruption and federalism, sir. In my respectful view, there is no such conflict. And therefore, if we are in the process of creating history, the challenge before us is let's not create bad history. If we create bad history, we'll be leaving a lot of tasks for our next generations to correct these errors into which this law is falling. And that is why some of us in the opposition have decided we will be here the whole day to pass a Lokpal bill, but not your Lokpal bill. Please accept the amendment which some of our colleagues have moved so that we can have, with those amendments, a powerful and a strong Lokpal. Thank you. Point of order, I want to seek a clarification from Jaitley Sahab. At this stage, I'm on a point of order under 258. I want to seek clarification from Mr. Jaitley, whom I have respected throughout my parliamentary life. Jaitley